नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं हर्ष जी और बात करेंगे देश से संबंधित विषयों पर। आपका स्वागत है हर्ष जी। दर्शकों से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आज साहब ये मोदी जी को क्या हुआ अचानक ये कुंभ के ऊपर क्यों इतना बड़ा वक्तव्य दे डाला? जी सर, ये तो धन्यवाद। आपने आज शुरू में ये नहीं कहा कि हम कुछ गपशप करेंगे। आज हम सीरियस बात करेंगे सर आज। लोग ये सोचते हैं कि हम गपशप ज्यादा करते हैं, हम सीरियस बातें नहीं करते। तो आज अरे मोदी साहब जी ये सीरियस। तो गप 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 गपशप का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जी। तो ऐसा है कि सर मोदी जी जो है अचानक आज प्रकट हुए। 12 बज के शायद 5 मिनट के आसपास पार्लियामेंट में आए, वो लोकसभा में आए। और एकदम आते ही उन्होंने कहा, ओम बिरला ने के साथ, ये प्रधानमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, अपना वक्तव्य देंगे। और उन्होंने महाकुंभ को लेके अपना वक्तव्य दिया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भाई पार्लियामेंट में मोदी जी अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, उसके अलावा ज्यादा बोलते नहीं कभी। मेरे याद नहीं पड़ता कि उसके अलावा कब बोले हैं। और पढ़ के तो कभी नहीं बोलते। आज लिखा हुआ वक्तव्य लेके आए थे और लिखे हुए वक्तव्य को उन्होंने मेरे ख्याल में 15 या 14-15 मिनट में कंप्लीट कर दिया। तो जैसे ही उसके उन्होंने मुख्य बिंदु कंप्लीट क्या किया, थे? मुख्य बिंदु यही थे कि जो महाकुंभ था उसको हमने सक्सेसफुली कितना बढ़िया होस्ट किया। और इसने जो है इंडियन कल्चर का, हमारी सभ्यता का, केवल भारत में नहीं देश विदेश में इसका जो प्रचार किया, इससे कई लाभ हुए हैं। जो हमारी, हम आने वाले समय में हम नदी उत्सव मनाना चाहते हैं। नदियों को जो डेड हो रही हैं नदियां, उनको बचाने के लिए भी यहाँ से प्रेरणा मिली। नदियों को स्वच्छ रखने का भी एक अभियान शुरू हो सकता है उसी तरीके से। तो वो सब जो महाकुंभ से की विशेषताएं हैं, और जिस तरीके से हमने किया, और इस बार जिस तरीके से रिकॉर्ड संख्या में लोग वहां स्नान करने के लिए आए, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। और अनएक्सपेक्टेड था, पहले किसी को पता भी नहीं था। हमें पता होता हम तो लाइव दिखाते, लेकिन जैसे ही वो शुरू हुआ हमें बाद में पता लगा कि भाई अरे इनका वक्तव्य होने वाला है। वो हम भी लाइव नहीं दिखा पाए अपने चैनल पे। तो बोले वो उसके बाद, और जैसे ही वो बोल के चले गए तो विपक्ष वालों ने ये कहा कि साहब किस रूलिंग के तहत आपने ऐसे बुलवाया आज? क्योंकि आपको पता ही है कि 2 दिन से तो प्रश्नकाल चल रहा है, सारा दिन क्वेश्चन चल रहे हैं, और रेलवे की उस पर जो है डिबेट चल रही है, जो चर्चा चल रही है रेल बजट पे। इसलिए अश्वनी वैष्णव भी मौजूद थे वहां पे बोलने के लिए, आज वो भी रिप्लाई करने वाले थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने हंगामा किया कि भाई आपने किस नियम के तहत? तो ओम बिरला ने कहा कि ये रूलिंग है फलाना 77 या 177, क्या कहा उन्होंने, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। वो उन्होंने कहा कि इसके तहत जो है कोई भी किसी भी मंत्री को और प्रधानमंत्री को बोलने की इजाजत जो है वो सदन दे सकता है उस रूलिंग के तहत। और उसी के तहत आज प्रधानमंत्री बोले हैं। तो सब चिल्लाने लगे कि भाई हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। उन्होंने कहा कि आप अपनी सीट पे जाओगे तो मैं बोलने का मौका दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो ये कोई भी अपनी सीट पे नहीं गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है रेल मंत्री जी आप अपना शुरू करें रिप्लाई। उसके बाद अश्वनी वैष्णव बोलने लगे। तो पहले तो आधे घंटे के लिए स्थगित की गई। फिर जब अश्वनी वैष्णव बोलने लगे तो आधे घंटे के अंदर वो प्ले कार्ड वगैरह बना के ले आए सारे विपक्ष वाले। पता नहीं कहां से इतने अच्छे प्रिंटर वगैरह इन्हें मिले हुए हैं संसद के अंदर कि वो मोदी साइलेंस फलाना, इन चीजों पे साइलेंस क्यों है मोदी जी की, वो प्ले कार्ड लेके आ गए। और आज तो मतलब फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि इस नए वाली पार्लियामेंट में कैमरों के सामने वो प्ले कार्ड उड़ाए गए। जो भी कैमरा फोकस किया गया अश्वनी वैष्णव पे, साइड कैमरा, टॉप एंगल वाला, सबके सामने कहीं ना कहीं से जाके उन्होंने अश्वनी वैष्णव जहां बोल रहे थे, सामने वो बैठते हैं राहुल गांधी के अपोजिट साइड में जहां मोदी जी बैठे थे, तो वहां तक पहुंच गए लोग सारे के सारे ये विपक्ष वाले। और इन्होंने जो है हंगामा पूरा जारी रखा। फिर उसके बाद अश्वनी वैष्णव तो खैर बोलते रहे, अपनी बात बात कह के ही वो चुप हुए। और उसके बाद फिर पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। और आज राहुल गांधी भी नजर आए, प्रियंका सुबह से ही बैठी हुई थी। तो राहुल गांधी ने बाहर जो मीडिया वालों को बाइट वगैरह दी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मोदी जी ने महाकुंभ के बारे में जो कहा मैं एग्री करता हूँ, अच्छी बात है, हमारे देश के लिए बड़ी बात है और हमारी कल्चर की बड़ी बात है। लेकिन जो लोग वहां मरे थे उनको श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई, ये मुझे ऐतराज है कि उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला जो वहां भगदड़ में मरे थे। तो ये सर नटशेल में जो है आज का संसद का जो हाल है वो 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 था। वो तो राज्यसभा तो जब चली रही है। वो तो जब दुर्घटना हुई थी तभी बोल दिया था। हाँ जी हाँ, वो तो बोल दिया था। वो शायद चाहते थे कि वो यहाँ पे भी बोले। तो असल में क्या था कि सर
ये तो ऊपरी मन से कह रहे थे राहुल गांधी कि भाई मैं उनसे सहमत हूं और अच्छी बात है। राहुल गांधी एकमात्र ऐसा नेता है जो डुबकी नहीं लगा के आया वहां। सारे कांग्रेसी लगाया है, सारे सपा वाले लगाया है, और भी तमाम इनके तो साउथ तक के लोग आके लगाया है। राहुल गांधी और गांधी फैमिली तो बची जिसने स्नान नहीं किया वहां पे। तो ये तो झूठ बोल रहे हैं कि वो साहब मैं स्वागत करता हूं या जो अच्छी बात कही मोदी जी ने, ये तो सब ऊपरी मन से। असली तो बात उनकी वही थी कि साहब मरने वालों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई। जो निगेटिव उनका इसमें थॉट था वो यही था। जी नहीं, तो बड़ी गंभीर बात है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में आपने पता किया है वियतनाम क्या करने गए थे? आखिरकार सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये है, देखिए सर, वो कहीं भी जाते हैं तो वो प्राइवेट विजिट नहीं हो सकता। उन्हें तो स्पीकर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो भी वहाँ से करके आए हैं उसकी ब्रीफिंग करनी पड़ेगी। उसका क्या हुआ? ये तो लेकिन हमें सर राहुल आप गांधी से आप पूछना पड़ेगा पहले। सर ये तो राहुल गांधी से क्यों सर, हमें आप सब लोगों को भी ये सवाल सरकार से भी पूछना चाहिए कि जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो कितना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। क्या वो सदन में जो स्पीकर हैं उनको बता के जाते हैं या नहीं? इस पे तो कभी किसी सांसद का मैंने देखा नहीं है बोलते हुए, कभी सुना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं उठाता सर इस पे। तो पिछली बार एक 2 मिनट के लिए अनुराग ठाकुर ने जरूर कह दिया था, जब वो स्पीच दी थी अनुराग ठाकुर ने पिछले साल, उसने जरूर कह दिया था कि भाई हमें देखिए, हम भी जानते हैं कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, बस हम बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते भाई? किरण रिजिजू ने कहा था, सॉरी, किरण रिजिजू ने कह दिया था। तो भाई अगर आपको पता है तो बताओ ना। किसी भी अखबार ने आज तक सर बताइए पिछले 10 साल में ये खबर कोई छापी है कि राहुल गांधी कहाँ गया था? वो तो एक आध दफे कहीं के वीडियो क्लिप, वो नेपाल चला गया था कहाँ डांस क्लब वगैरह में, उसकी वो क्लिप वगैरह वायरल हो गई थी। वरना राहुल गांधी के बारे में किसी को, ये तो सर आप कह रहे हो कि वियतनाम गया है, हम इस बात की क्या गारंटी है कि वो वियतनाम गया था? क्या पता कहीं और गया हो। पहले जब तक नानी अरे जिंदा थी तो सब ये कहते थे कि इटली चला गया। गया तो इमिग्रेशन से निकल के ही होगा। हाँ, ये तो तो मैं पता ही रहेगा। मैं सर यही तो कह रहा हूँ ना कि जब ये तो ऐसा तो कोई चीज नहीं है कि सरकार की जानकारी में नहीं है कि कहाँ जाता है ये। लेकिन आपने जानबूझ के ही तो उसे छूट दी हुई है कि भाई हम आपको कुछ नहीं टच करेंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, जाओ आपको जहां जाना है। तो उस समय मीडिया वाले बेचारे क्या है, लिख देते थे कि नानी के यहाँ गया, अब नानी तो स्वर्गवासी होगी। अब नानी के यहाँ नहीं लिखते, अब लोग तुक्का मारते रहते हैं। कहीं हार्वर्ड में जाता है, फलानी जगह जाता है, अमेरिका में जाता है, तो पता लग जाता है क्योंकि वहां के वीडियो आ जाता है। लेकिन इस तरह की जो यात्रा पे जाता है, ये जो गोपनीय टाइप की पर्सनल पे जाता है, उसका तो आज तक किसी को कोई इतनी सी भनक नहीं हुई कि कहाँ गया। कोई गारंटी नहीं उसकी कि वो थाईलैंड गया है, इंडोनेशिया गया है, मलेशिया कहाँ गया है, कुछ भी नहीं पता सर किसी को। तो ये तो मुद्दा उठाता नहीं है ना कोई। कभी कभी इसे भी तो मुद्दा बनाया जाना चाहिए। अब तो मौका है भाई, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपको रहना चाहिए यहाँ। क्यों नहीं रहते आप? पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे आप? सेशन चलते हुए कितने दिन हो गए, उठाता नहीं है कोई मुद्दा इसको। ये बात बड़ी विचित्र है और वैसे भी हाँ। कुछ-कुछ लगता है ना, ये ऐसा होता है। कल मैं देख रहा था वो चित्रा सुब्रमण्यम जिन्होंने बोफोर्स का खुलासा किया था, उनका एक इंटरव्यू हो रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि साहब कि अटल जी के समय जॉर्ज फर्नांडिस से ने उनसे कहा कि मुझको ब्रजेश मिश्रा ने कहा है, कि सोनिया गांधी को टच नहीं करना। तो इसी तरह से अटल जी शायद ने उनको कहा है, समझाया कि साहब अटल जी ने कहा है कि ब्रजेश सोनिया गांधी। हाँ, 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 हाँ। हाँ, बिल्कुल तो कहा होगा सर, वही कहा वही होगा। सिस्टम अभी भी चल रहा है कि साहब को वही राहुल गांधी सिस्टम के चल लिए रहा कुछ है, राहुल गांधी को कुछ नहीं कहना है। राहुल हम तो गांधी सर स्टेट के अक्सर आदमी। चैनल पे हम डिस्कस करते रहे हैं आपके साथ भी कि भाई आप इतने सारे मामले हुए, राहुल गांधी पे हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। और राहुल गांधी को ये बात का आभास हो चुका है कि भाई ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो जो मर्जी आता है, जो कहता है, जिस तरह के आरोप लगाता है। अभी मोदी जी ने जो वो पॉडकास्ट किया है, हुँ, उसके साथ वो कौन है, वो अमेरिकन कहाँ का, वो लेक्स नाम भूल गया लेक्स मैं। फ्रिडमैन। हाँ, फ्रीडमैन के साथ, उसके साथ जो उन्होंने किया है पॉडकास्ट, उसमें कहा तो जब उसने क्रिटिसिज्म के बारे में बात कही कि भाई आपका जो क्रिटिसिज्म होता है आप उसको कैसे लेते हैं, तो मोदी जी ने कहा कि मैं इसे वेलकम के लूप में लेता हूं कि डेमोक्रेसी में अच्छी बात है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो आलोचना के बजाय आरोप होते हैं, और वो भी झूठे सच्चे आरोप लगाए जाते हैं। इस बात से मुझे दिक्कत होती है कि आप बिना किसी रिसर्च के आते हैं और पार्लियामेंट में बोलते हैं। तो सर किसके लिए कहा? राहुल गांधी के लिए ही तो कहा सर ये, और किसके लिए कहा मोदी जी ने?
राहुल गांधी को तो जो बोलना है वो बोलता है। जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है सदन में, उस पर कभी राहुल गांधी बोला है आज तक? कि बजट पे बोला हो या किसी और मुद्दे पे चर्चा हुई हो तो वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलता है। उसका तो कुछ इस तरह का होता ही नहीं कभी भी। वो तो जो सोच के आता है वही बोलता है। तो आप खुलेआम क्यों नहीं कहते हैं कि भाई आपको बोलने की तमीज नहीं है, आप डेकोरम फॉलो नहीं करते? आप कहिए ना, इंटरव्यू दीजिए। और सर देखिए, मुझे तो इस बात पे भी बड़ा ऐतराज है कि मोदी जी ने इन सब सवालों के जवाब देने के लिए एक विदेशी पॉडकास्टर को चुना। इंडिया में बतेरे लोग थे ऐसे, रणबीर अल्लावादिया टाइप के बतेरे लोग मिल जाते सर यहाँ भी इंटरव्यू देने वाले। रणवीर अलाहाबादिया तो वो तो अब अवार्ड उसे तो मिलने सर के बाद से अब तो वो पुलिस ब्लैकलिस्ट वाले में चला खींचे गया हुए लगता है। घूम रहे हैं। उसे तो पुलिस वाले खींचे हुए घूम रहे हैं, कभी इधर खींच के ले जा रहे हैं, कभी इधर। तो सर मेरा मानना था कि ये मोदी जी ने जो पॉडकास्ट रखा है ना अपना, प्री प्लान्ड है। और कई मुद्दों को लेके, खासतौर से जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कई घटनाएं हुई हैं, वहां से लोगों को वापस भेजा गया है, टैरिफ वाला मामला है, रूस यूक्रेन वाला जो वार वाला मामला है, इन सब मुद्दों पे अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए ये इंटरव्यू दिया मोदी जी ने। और वो शायद इंटरनेशनल एक पॉडकास्टर को इसलिए दिया कि भाई जो है वो उस पे अगर दिखाया जाएगा सारी दुनिया में मैसेज जाएगा। उन्हें लग रहा था कि अगर किसी इंडिया वाले को दूंगा तो पहली बात तो इसी बात पे झगड़ा हो जाएगा कि आपने फला को क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया। तो इसलिए उन्होंने जो है वो विदेश में एक प्लानिंग की और उसको चुन लिया, उसको इंटरव्यू दे दिया। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो हाँ। आज जो कुंभ वाला जो हुआ है, वो ऐसा तो नहीं कि ये जो कल वक्फ के लिए एक जंतर मंतर पे आयोजन किया गया, काफी कुछ बकवास की गई और नागपुर में औरंगजेब को लेकर दंगा किया गया, उसको देखते हुए उसको डाइल्यूट करने के लिए किया गया हो? नहीं सर, वैसे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि कल की घटना के बाद एकदम से ये प्लान किया गया हो। मुझे लग रहा है कि शायद मोदी जी के मन में होगा ये कि कुंभ के बारे में बोला जाना चाहिए, क्योंकि कुंभ के बारे में अगर मैं सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कहूँ तो कुंभ के बारे में कोई हार्ड बयान, एक ठोस वक्तव्य और एक स्टैंड उसके समर्थन में वो योगी जी के अलावा किसी ने लिया नहीं बीजेपी में। ये बहुत खुल के इसका समर्थन या प्रचार प्रसार किया हो, तो शायद मोदी जी को लगा होगा कि ये मेरी भी ड्यूटी बनती है कि कुंभ में अपना भी कुछ इस तरह का मेरा वो आना चाहिए स्टेटमेंट कि भाई संपन्न हो गया कुंभ। और कुंभ संपन्न होने के बाद मेरे ख्याल में यही सेशन था जिसमें मोदी जी बोल सकते थे, तो ये मौका भी उचित था। और उसके जो कल वाला सर जंतर मंतर वाला आप कह रहे हो तो सर बकवास था। वो क्या था सर? उसमें कोई तो गया नहीं, उसमें पार्लियामेंट चल रही है, सारी पार्टियों के नेता तो यहाँ मौजूद हैं। प्रियंका गांधी, राहुल, चलो राहुल गांधी के तो लोग कह रहे हैं कि वियतनाम में था, प्रियंका गांधी तो यहीं थी, वो क्यों नहीं गई? सारे के सारे तो यहीं थे। अखिलेश यादव, दुनिया भर के लोग थे। एक वहां असदुद्दीन ओवैसी और महुआ मित्रा के अलावा कौन था ऐसा जिसे आप कह सकते हैं कि भाई हाँ, एक महुआ मित्रा की जगह उस ममता बनर्जी को आना चाहिए था, एमके स्टालिन आते, जो इतने बड़े समर्थक बन रहे हैं इनके, अखिलेश यादव आते, सब लोगों को आना चाहिए था ना। आया तो कोई है नहीं वहां पे, तो उसका हम्म कोई वजूद थोड़ा ही है उसका। वो तो एक सर जंतर मंतर पे तो इतने इतने बड़े धरने तो जो है वो तो डेली का काम है। वहां तो 100 200 400 लोग तो ऐसे ही जुट जाते हैं वहां पे। जनपद पे जो घूमने के लिए आते हैं ना लोग, शॉपिंग करने के लिए, वो भी खड़े होकर सुनने लगते हैं कि भाई कौन बोल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। और दिल्ली में तो आप समझो कि जंतर मंतर पे 100 150 मीडिया वाले वैसे ही मौजूद रहते हैं हर समय। तो वो तो एक सिंबॉलिक था, लेकिन वास्तव में जो है ये आश्चर्य की बात है कि अगर वास्तव में आपको लग रहा है कि वक्फ बिल जो है इसमें कुछ गड़बड़ है या इसका आपको विरोध करना है, तो वो बढ़िया मौका था मेरे ख्याल से। तो सबको आना चाहिए था वहां, सीनियर लीडर्स को। और पार्लियामेंट चली रही है, सब दिल्ली में मौजूद हैं, सरकारी खर्चे पे सब दिल्ली में आए हुए हैं। ये भी नहीं कि सबको अपना टिकट करा के आना था, यहाँ आ जाते। आया तो कोई है नहीं। और मजे की बात यह साहब, हम्म। मजे की बात यह है कि उनका जो रोष था वो बीजेपी की तरफ कम था और जेडीयू और टीडीपी की तरफ ज्यादा था। बार बार उनको एड्रेस करके बोल रहे थे। ये सर सबको पता है कि ये पास होगा पार्लियामेंट से। और इसमें जो की फैक्टर वो यही है कि टीडीपी और जेडीयू
ये अगर साथ हैं सरकार के तो फिर तो पास होना ही होना है। तो ये तो पहले दिन से ही है, सारे दल जितने भी हैं वो सब तो कह रहे हैं, ममता बनर्जी और कई लोगों के तो बयान आए कि भाई टीडीपी और जेडीयू को भी सोचना चाहिए इसके बारे में। तो वो तो इन पे तो रहना ही है। लेकिन ये सर, ये मेरी समझ में नहीं आया कि इस सेशन में ही होगा या नहीं, ये क्या लग रहा है आपको? आज क्योंकि मैं सेशन देख तो रहा था लंबा है। लोग कह रहे हैं कि साहब कि ईद के बाद किया जाएगा। अच्छा, ईद बन जाए। और तो मैं तो इस कहता मुझे हूँ कि लगता है कि ऐसा ऐसा पाक काम तो रमजान के पाक महीने में ही होना चाहिए, ईद तक क्यों वेट सर कर। बिल्कुल मुकद्दस रमजान में होना चाहिए ये सब वो कुछ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसलिए सेशन 4 अप्रैल तक रखा भी गया है कि 29 30 31 में शायद ईद हो जाएगी और उसके बाद कर लेंगे। वरना बड़ा बड़ा लंबा सेशन है ये, लगभग 1 महीना बैठेगा इसका चलने का हिसाब। इतना लंबा सेशन अक्सर होता नहीं है, 12 14 15 दिन से ज्यादा, 2 वीक से ज्यादा सेशन चलता नहीं है। तो हो सकता है कि यही प्लानिंग हो कि भाई रमजान निकल जाए और उसके बाद कर लें। लेकिन सर ये बताइए, ये रमजान में जो है बम फेंकना, पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियों को, वाहनों को आग लगा देना, ये सर ये अलाउड होता है? आप तो बड़े जानकार हैं इस्लाम के। रमजान का महीना जिहाद का महीना होता है। ये हाँ बताइए ज्यादातर सर। लोगों को पता नहीं है। हाँ बताइए सर, इस पे कुछ प्रकाश डालिए, क्या पहले क्या देखिए, है इसमें। एक कुरान की आयत है हम्म। और वो ये कहती है, यह है सूरत तौबा 120 हम्म। 9.120। अच्छा। 9.120 ये कहती है कि भाई जितना ही तुम गैर मुसलमानों को हैरान करोगे, यानी हम्म। उनको परेशान करोगे, हम्म। उतना ही खुदा तुम्हारे हक में नेकी लिख देगा, यानी तुम्हारे अकाउंट में उतनी पॉजिटिव एंट्री होती जाएगी, उतना पुण्य कमा लोगे आप मतलब। उतना तुम पुण्य कमा लोगे। तो हम्म। ये जो पुण्य का कमाने का काम है साहब, ये रमजान में कहते हैं कि एक का 100 के बराबर हो जाता है। तो आप एक नेकी करोगे तो अगर नॉर्मल हम्म। महीने में आपके नाम एक एंट्री होती है तो उसकी 100 गुने एंट्री हो जाती है। तो इसलिए जिहाद जो है वो रमजान में बेस्ट होता है। और वो इससे सपोर्ट किया जाता है कि साहब को जो पहली लड़ाई हुई थी, जो पहली बड़ी लड़ाई जिसमें मुसलमान जीते थे हम्म। इनके इतिहास में, वो गज़वाए हम्म। बदर कही जाती है। वो गज़वाए बदर जो है वो 17 रमज़ान को हुई थी, 17th रमज़ान। अच्छा। तो ये जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है। और कल मेरे ख़्याल से 17 नहीं तो 15 रमज़ान तो रहा होगा। 15 हम्म। रमज़ान के दिन दंगा किया गया, तो हम्म। लोगों को 100-100 गुना सवाब मिला। बाकी अगर हम्म। जेल भी चले जाएँगे तो क्या हुआ, जन्नत तो पक्की हुई। एक हाँ बात। बिल्कुल। दूसरी बात आप देखिए, मक्का की फ़तह भी रमज़ान के महीने में हुई थी, हम्म। 27 रमज़ान। और उसकी तर्ज पर आप ये देखें कि जो बड़े-बड़े दंगे किए जाते हैं, वो रमज़ान के महीने में स्पेसिफ़िकली किए जाते हैं, जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, 16 अगस्त 1946 को, हम्म। वो बैटल ऑफ बदर के दिन किया गया था। और जो पैम्फलेट बाँटे गए थे, उसमें ये बिल्कुल साफ-साफ लिखा हुआ था कि गज़वाए बदर के दिन हम डायरेक्ट एक्शन डे कर रहे हैं, हम्म। 17th रमज़ान। हाँ तो नहीं, तो ये इससे रमज़ान पुष्टि का हो रही है, नागपुर रमज़ान में का हुआ, इससे महीना, पुष्टि हो रही है। और सर वहां पाकिस्तान में भी जबरदस्त मनाया जा रहा है रमजान का महीना। बस दिक्कत केवल ये है कि वो रमज़ान के महीने में चैंपियंस ट्रॉफी में फेल हो गए, बाकी तो अब क्या करें। वो वहां तो काफिरों अल्लाह के ने हाथ लग रिजेक्ट गई कर दिया ट्रॉफी। उनको। और रमज़ान के महीने में ही आप देखिए, इतना बड़ा ट्रेन हाईजैक हुआ। रमज़ान के हाँ। महीने में ही अभी तक हाँ 300 से ज़्यादा पाकिस्तान के फ़ौजी मारे जा चुके हैं। जी। रमज़ान के महीने में ही अफ़गानिस्तान ने ऑपरेशन खंदक की घोषणा कर दी है। तो ये साहब रमज़ान का महीना जिहाद का बहुत ही पाक महीना है। हाँ वो देवबंदी मौलाना मार दिया एक वहां पे, उसके लेके तो बड़ी खबर चल रही है आजकल। मैंने आपको भेजा भी था व्हाट्सएप पे, आपने देखा होगा। हाँ, वो वो देवबंदी मार मौलाना दिया। तो पहले मार हम्म। दिया था, कोई ख़ास बात नहीं है। हाँ। ये मौलाना हाँ। वौलाना तो मारते रहते हैं लोग, वो आपस के झगड़े हैं इनके। हाँ तो पूरी जो लीडरशिप है ये देवबंद से पड़ी हुई है, अफ़गानिस्तान जी। की। हाँ। और आजकल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में चल रहा है टेंशन। हाँ। अफ़गानिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम कोई तुम्हारे गुलाम थोड़ी हैं जो तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, और वो हम्म। उनकी बैंड बजा रहे हैं।
तो पाकिस्तानियों ने इनके जो बड़े मौलाना थे, वो देवबंद वाले, अकोरा खट्टक नाम की जगह है, उसको बोलते हैं मदरसा हक्कानिया। तो एक हक्कानी साहब हुआ करते थे यहाँ देवबंद में, आपके घर के पास ही। हाँ हाँ सर, मुल्ला तो उमर सर देवबंद से पढ़ा हुआ है। हाँ, तो वो नहीं, देवबंद से नहीं पढ़ा हुआ, मदरसा हक्कानिया से पढ़ा हुआ है। तो सर वो मुल्ला जो उमर थे, तो ये देवबंद से हक्कानी निकला साहब था। जो थे, वो देवबंद में पढ़ाते थे। तो 1947 में वो देवबंद से उठ के चले गए उधर, और वहाँ उन्होंने नौशेरा ज़िले में अकोरा खट्टक नाम की एक जगह है, वहाँ पे मदरसा हक्कानिया की स्थापना की। लेकिन पूरा का पूरा उन्होंने बिल्कुल देवबंद को हूबहू कॉपी किया हुआ है। देवबंद का ही वो उसमें सिलेबस पढ़ाते हैं, वही निसाब जिसको बोलते हैं, वही निसाब है, और वही तौर तरीके, सब कुछ बिल्कुल देवबंद के पैटर्न पर है। तो वो देवबंद से भी बड़े देवबंदी हैं, देवबंदी थे वो हक्कानी साहब। तो वो हक्कानी साहब के नाम पे उसका तो नाम है मदरसा हक्कानिया। वो भी रमजान का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो साहब रमज़ान में अगर आप मौलवी को कत्ल करोगे तो सोचो, मेरे ख़्याल से कई 1000 हजार गुना, गुना, कई हजार गुना मिलता होगा सवाब कई उसका हज़ार तो। गुना मिली होगी साहब। अच्छा, किसी को आप इस्लामी को कत्ल करते हो तो उसका भी तरीक़ा है। वो अच्छा। भी है, वो जो सूरत अन-निसा है, इनकी जो चौथा चैप्टर है, वो चौथे चैप्टर में ये 89 से लेके 104 तक जो आयत है, वो ये बताती है कि मुनाफ़िकीन के साथ क्या सलूक होना चाहिए। मुनाफ़िकीन वो हैं जो कि अ, दिल से मुसलमान नहीं होते हैं, दिखावा अच्छा। करते हैं, मुनाफ़िक, हिपोक्रिट्स। वो अपने फायदे के लिए मुनाफ़िकीन मुसलमान को, बने हुए किसी हैं। भी मुसलमान को मारने के लिए पहले उसको मुनाफ़िक करार करना ज़रूरी होता है। तो ये मुनाफ़िकीन को मार दिया उन्होंने, और 1000 गुना नेकी कमा ली। देख लीजिए आप। तो यही हो रहा है नागपुर में भी। अब नागपुर का मैसेज इनको नहीं मिला, तो इनको समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और वो तो वैसे फडणवीस ने कल एक बात तो कही है वहाँ पे नागपुर वाले मामले को लेके, कि देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि उस आदमी के जो मज़ार है उसकी हमें रक्षा करनी पड़ रही है, जो अब संभाजी महाराज का कातिल है, जिसने इतने जुल्म किए। दुर्भाग्य की बात है, इतना तो ज़रूर कहा, लेकिन उसने कहा कि कब्र को हाथ नहीं लगाने देंगे, ये तो हमारी ड्यूटी है। ये भी कहा फिर उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने। शौचालय बना दो ना, उसने मनोज मुंतशिर ने कहा कि भाई उसको हटाओ मत, हाँ, उसको शौचालय बना दो। हाँ, उसका कुछ सदुपयोग कर लें, पड़ी हुई है ऐसे ही, उसका कुछ सदुपयोग कर लिया जाए, उसके आस-पास जो है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाएँ, जो जनता के काम आए वहाँ। बिल्कुल सही कहा मनोज मुंशी ने। मैं तो उसकी बात से काफ़ी कुछ इत्तेफ़ाक रखता हूँ, अच्छी बात कही उसने, कभी-कभी अच्छी बात कह देता है। और सर ये तो देखिए ना यहाँ पे संभल का जो हम शुरू में ज़िक्र कर रहे थे, कि हुँ, साहब ये वो पहुँचे, एक नेजा मेला लगता है संभल में हर साल। हुँ। हमें भी नहीं पता था सर, मुझे तो इसी बार उसकी डिटेल पता लगी, बड़ी लंबी-चौड़ी स्टोरी जो है अखबारों में छपी भी है उसकी आज। कि उन्होंने कहा कि साहब हमें नेजा मेला लगाना है, अब संभल में तो टेंशन वैसे ही चल रही है, तो एसपी सिटी थे वहाँ पे शायद, एसीपी, एएसपी, उनसे पूछा कि साहब हमें परमिशन चाहिए, मेला कमेटी वाले गए, मुस्लिम ही थे सारे, तो उसने पूछा कि भाई ये आखिरकार इसका रीज़न क्यों है, मेला इतना लगना ज़रूरी क्यों है? कि बताया उन्होंने कि ये फलाँ के याद में लगाया जाता है, कि वो कौन था वो? कि वो हमारे साहब महम सूफ़ी सैयद महमूद सालार मसूद रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, कि वो उसने महमूद गजनवी का जो है वो था सेनापति, कि उसने क्या किया था, उसने कि नरसंहार करा था लोगों का, हजारों की संख्या में हिंदू मारे थे, काटे थे उसने। तो एएसपी ने कहा कि भाई तो ऐसे ऐसे आदमी के उसके लिए क्यों मेला लगाते हो, जाओ, कोई परमिशन नहीं है। ये एएसपी ने जो है अपने तरफ से ही जो है एक रूलिंग दे दी वहां पे। तो उन्हें, मुझे लगता है कि ऊपर योगी जी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो समझ गए कि होना क्या है वहां पे, क्लियर उन्होंने मना कर दिया। तो बताइए साहब, इस देश में जो हत्यारे हैं, उनके उन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है सैकड़ों हजारों सालों से, साहब कोई देखने वाला नहीं है। अरे साहब, उस सालार मसूद की हम्म। दरगाह है बहराइच में, तो बोलते हैं अच्छा, गाज़ी बाबा बहराइच की में। दरगाह, हम्म। गाज़ी बाबा की दरगाह बोलते हैं उसको। अच्छा। और उसको जो है वो वहाँ आया था, और वो
महाराज सुहेल देव ने उसको न केवल उसको मार के भगाया, उनका पीछा किया और बिल्कुल उनके अरेबिया के बॉर्डर तक पीछा किया। लेकिन दरगाह उसकी भी बन गई। और भाई हिंदुस्तानियों का तो वाकई आपको करना पड़ेगा कि साहब ये कहाँ दरगाह नहीं बना देते। पता ही है सब। और सब देखिए ना कि चलिए उस समय मुगलों के समय तो बन गई, तो सैकड़ों साल की बात होगी, उसके बाद भी वो कैसे अभी तक चल रही हैं और उन परंपराओं को निभाया जा रहा है कि सब मेला लगाया जा रहा है हर साल उसकी याद में। ऐसा कौन सा उसने बढ़िया काम करा था कि उसकी याद में। सर मुझे तो एक बात वो भी लग रही है कि जो संबल है, संबल अपने आप में ही जो है वो रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म जो है उसका एक सिंबल सा बनता जा रहा है। ये सब राम मंदिर के बाद ये एक बड़ा वो संकेत है ये, जिस तरीके से वहां चीजें चल रही हैं। और योगी जी ने तो विधानसभा में कह दिया कि हमने उसमें से 17-18 वापस भी ले लिए हैं जो हमारे प्रतीक चिन्ह थे वहां पे। और 68 के करीब उन्होंने बताए थे कि संभल में हमारे 68 तीर्थ हुआ करते थे, उनमें से 18 या 16 कितने बता रहे थे कि वो वापस हमने ले लिए। तो ये एक बड़ा सिंबल भी बनता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये का मुद्दा रहने वाला है। 2027 के चुनाव तक शायद चले चीजें ये। हाँ, ये तो मुझे सुनने में आ रहा है कि साहब कि ये इस बार का जो मुद्दा होगा वो संभल एक मुद्दा होगा। हाँ, चूँकि आपके बगल टेम्पल में ही है सेंटर तो होगा। आप भी बताइए कि क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है क्या? आप क्योंकि बिल्कुल सर। नहीं, मुझे मुझे लग रहा है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो मुद्दा है ना सर, आप देखिए कि किसी ने किसी भी तरीके से ये लोगों के दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। देखिए पहले वहां एएसआई का सर्वे को लेके वहां दंगा फसाद करा इन्होंने, फिर वहां पे कर्फ्यू सा रहा, लगभग कर्फ्यू घोषित टाइप का था, कर्फ्यू ही रहा। और उसके बाद फिर ये जो मुस्लिम उसके जो कमेटी के लोग थे, ये हाई कोर्ट तक पहुंच गए कि साहब उस पर पुताई करवानी है, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारा ही हक है इस पे और हम इस पे पुताई करवाने हैं। फिर ये कोर्ट में चला, कोर्ट के आदेश से वहां पुताई चल रही है 2-3 दिन से। कोर्ट ने शायद ये कहा कि बाहर बाहर की तरफ पुताई करवाओ, अब अंदर मत कराओ, बाहर का स्ट्रक्चर है। तो मुझे लग रहा है कि सर ये मतलब ये एक ऐसा कंटिन्यूअस चलने वाला मुद्दा बन गया है कि इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। और ये भी पता लगा है कि ये जो नेजा मेला इन्होंने इस बार नहीं लगने दिया वहां पे, उसके खिलाफ भी ये लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे कि ये मेला क्यों आपने कर दिया है। तो सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा है, क्यों इसको आपने डिनाई कर दिया। तो इसके खिलाफ भी लामबंदी हो रही है और दूसरी तरफ वक्फ वाला मामला लेकर चल ही रहा है कि वक्फ के खिलाफ सब जगह पे टेंशन है। तो चीजें एक दूसरे से जुड़ती हुई और संकेत सारे एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं सर। अब तो मुझे लग रहा है कि आपके बिहार में भी जो है ये कुंभ की और हाँ संबल की, काशी की, इसकी सबकी प्रतिदिन आएगी। बिल्कुल। और सर कुंभ में तो सबसे ज्यादा बिहारी नहा के गए हैं, यूपी वालों से ज्यादा बिहारी नहा के गए हैं कुंभ में। बहुत भारी संख्या बताइए में आए बिहार से कितना? लोग। आप बता, पता नहीं कितने कोई लोग? आंकड़ा बता रहा था कि लगभग बिहार के 80% के करीब लोग जो है शायद नहाया, इस तरह का आंकड़ा बता रहे थे। इतने लोग नहाने के लिए आए बिहार से। क्योंकि इधर हमारे जो यूपी वेस्ट यूपी के लोग हैं, हमारे से तो बहुत दूर पड़ता है, बिहारियों के तो बड़ा नजदीक पड़ता है, वहां से 300-350 किलोमीटर है, हम लोगों के यहाँ से 600 किलोमीटर है। यही चिंता हमारे राहुल गांधी को खाए जा रही है कि इस देश का क्या होगा? इस देश में साम्प्रदायिकता बढ़ती चली जा रही है। जी उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, वो कुंभ नहीं गए, वो काशी नहीं गए, वो अयोध्या नहीं गए, ये दिखाने के लिए कि वो कितने सेक्युलर हैं। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने उनके इस उदाहरण का अनुकरण नहीं किया। ये दिखा रहा है कि देश की समस्या कितनी गंभीर हो गई। बिल्कुल सर, इस मामले में तो पक्के हैं। वो तो जो अपने खास खास लोग हैं उन्हें भी नहीं जाने दिया, खड़गे जी को नहीं जाने दिया, किसी वेणुगोपाल को नहीं जाने दिया। बाकी दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, डीके शिव कुमार, जो सोल एंटिटी हैं अपने आप में पार्टी के, वो तो चले गए सब लोग। यही गांधी एंड इनकी जो फैमिली के करीबी लोग हैं यही बचे रह गए, यही नहीं गए।
हाँ, यही नहीं है, लेकिन बताइए उसके तो उसके बाद भी आपको क्या उनको लग रहा है कि सर कि राहुल गांधी इस बात को कह सकेगा पब्लिक के बीच, मुसलमानों के बीच जाके कि देखिए मैं कुंभ में नहीं नहाया? कहेगा राहुल गांधी या नहीं इसे? आप मुझे वोट कौन? दो इसलिए। राहुल गांधी कल जनता के बीच में जाके ये कह सकता है क्या कि भाई देखिए मैं तो कुंभ में गया नहीं, तो मुसलमान मुझे वोट दे दें? इस तरह की बात है हिम्मत एक कहने की? समस्या है, मुसलमान हम्म, वोट 14% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ वो तो है ही। और अब वो इलेक्शन कमीशन और उनके पीछे लग गया, वो कह रहा है कि साहब कि हम सारे के सारे जो है वो इससे लिंक करेंगे आधार कार्ड से। आधार कार्ड से लिंक हो गए तो वो 14% भी नहीं बचेंगे। मुझे पता है अच्छी तरह से, मैंने तो जनगणना कराई हुई है कि वो 14% जो बताया जाता है वो भी बढ़ा-चढ़ा के कराया जाता है। फतवे जारी होते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है अपना एक-एक बच्चा बढ़ा के बताए। हम्म, इन लोगों के अच्छा, तौर तरीकों का तो साहब वो मतलब तो किसी के हम 9 लोग है तो जो वो 10 बताओ, 7 है तो 8 बताओ। हाँ, एक एक बढ़ा दो अच्छा, बस, एक बड़ा। एक बढ़ा वो खप जाता है ना। हम्म, 4 में है तो 5 आप बताओगे तो खप जाएगा। हाँ, दो, एक का 2 और 2 का 3 बताना मुश्किल होता है। हाँ, नहीं 2 का 3 भी बता दो, वो खप जाता है। 1 खाली बढ़ा के बताओगे तो खप जाएगा। हम्म, लेकिन आप डबल ट्रिपल कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हम्म, तो होता क्या है कि आखिरकार जो गणना करने वाले जाते हैं वो कौन होते हैं? और मोस्टली सेल्फ डिक्लेरेशन की बेसिस पे ही होता है। हाँ वो तो है ही। अंदर घुस के कौन देखता है? हाँ, उसका कोई वेरिफिकेशन भी नहीं होता कि जो बताया वो सही है या नहीं। हाँ, लेकिन अब आधार कार्ड आ गया, मुसीबत हो गई। हम्म, बहुत बड़ी मुसीबत है। आप देख लेना इनकी जनसंख्या आएगी कम इस बार और ये करेंगे हल्ला। कि हमारी जानबूझ के कम दिखा दी, यूं हमारी कहेंगे। जानबूझ के कम दिखा दी, जबकि होता असल में ये था कि हम्म, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो जाँच की इसकी। हम्म, अचानक जो है वो पता चला हमारे बॉर्डर एरिया में, बाड़मेर में जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, तो वहाँ बॉर्डर एरिया में आप ये देखिए कि 2001 की जो बेसिक तैयारियाँ जो थी, वो 1995 के आसपास ही शुरू हो गई थी। हम्म, तो उसमें प्रिलिमिनरी सर्वे में पता चला कि साहब कि बहुत बढ़-चढ़ के जनसंख्या आ रही है। क्या हुआ? पता किया गया। जाँच-वाँच की गई, लोगों से पूछताछ की गई। पता चला साहब उनको तो फ़तवा है, एक-एक पढ़ा के बता रहे हैं। वैसे ये सर, ये तो टेंडेंसी है। मैंने देखा कि जैसे अक्सर होता है ना कि साहब ब्राह्मण कितने हैं, जाट कितने हैं, गुज्जर कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, वो कुर्मी अगर कितने आप हैं, टोटल तो कर लो वो तो सब 150% हो जाएगा। सब सब लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं सर अपनी, कि हमारे अगर किसी विधानसभा सीट पे 10,000 ब्राह्मण है, तो आप किसी ब्राह्मण नेता से बात करोगे तो कहेगा 15 से 20,000 है, 21,000 है। वो टिकट लेने के लिए भी करते हैं लोग, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि साहब नहीं, साहब इस बिरादरी के ज्यादा हैं, गुजर ज्यादा हैं, जाट ज्यादा हैं। वो ज्यादा बताने की प्रवृत्ति है, तो निश्चित रूप से इनमें भी होगी ही। सही बात है आपने। और फतवा जारी कर दे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बढ़ा चढ़ा के ही बताएंगे। लेकिन सर जनगणना में भी डिले हो रहा है क्या? क्यों? जनगणना का क्या लग रहा है आपको, कब कराएंगे या नहीं कराएंगे? जनगणना की तैयारी 4-5 साल पहले से करनी पड़ती है, नहीं, अभी क्योंकि क्या लग बहुत रहा है लंबा आपको, प्रोसेस 29 है। से पहले हो पाएगी ये? मतलब 29 वाले चुनाव से पहले हो जाएगी नहीं? अब 29 का चुनाव तो जीतना है ना मोदी जी को, तो अवश्य हो जाएगी। उसका तो डिलिमिटेशन कराएँगे तो हाँ, डिलिमिटेशन से ही तो आपकी वो दूर होगी, और वो क्या बोलते हैं इसीलिए उसको? वो, और देखिए सर अगर इसमें ये जल्दी नहीं होगी, फिर वो कह रहे हैं कि साहब 71 की जो जनगणना है उसको आधार बनाओ, स्टालिन वगैरह कह रहे हैं डिलिमिटेशन के लिए। कि अगर, ये मेरा मानना है कि सबसे पहले इसमें प्राइमरी चीज यही है सरकार को कि अभी फोकस किया जाना चाहिए कि जनगणना कराई जाए। और जैसे आप कह रहे हैं कि एग्जैक्टली सब चीजों को छोड़ के फिलहाल जनगणना कराया जाना बड़ी जरूरी है सर, सारी चीजें होनी क्लियर हों। चाहिए, और हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, आधार-वाधार चेक होके होनी चाहिए हाँ, और वो हो कि भाई जाएगी तो और करेक्ट होते आपने आगे। 9 बताए हैं तो 9 के 9 आधार कार्ड दिखा दो बस हमें तो। दिखा दो, हाँ, बिल्कुल दिखाओ, हम्म, नहीं सही बात है। वो हो नहीं पाएगा। वो हो नहीं पाएगा। ये मैंडेटरी कर देना चाहिए, उसमें फार्म में जो है वो दे दें कि जिसका भी नाम हुआ कि ये यूसुफ है, उसका बच्चे का नाम फलाना, और सामने उसका आधार नंबर का एक वो दे दें खाना,
उसमें आधार नंबर लिख लो भाई इसका, वो चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। ये मामले इस तरह से चल रहे हैं साहब। तो जी जिसको हम कहते हैं ना कि दिल जले की आह, आप उनको वक्फ का जो कब्जा करने का, दूसरे की जमीन पे कब्जा करने का अधिकार जो है उसको भी ले रहे हो। उसके बाद फिर आप जो है वो औरंगजेब का नाम भी खराब कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप उनके दिल में बसे हुए पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करवा रहे हो। हाँ सही बात है। बांग्लादेशियों को यहाँ निकाल निकाल के बाहर भेज रहे हो। तो ये सब आप कर रहे हो, यूसीसी लगा रहे हो आप। आप जो है वो राम मंदिर भी बना रहे हो। तो इसलिए इस दिन को देखने के लिए थोड़ी रुके थे। जब उनके पुरखे जा रहे थे पाकिस्तान, तो गांधी जी हाँ ने कहा कि आप लोग यहीं रुक जाओ, तो वो इसीलिए तो रुके थे कि साहब कि यहाँ पर भी राज कर सकेंगे। आपको पता है ना कि भाई देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तो हो गई एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, और भारत हो गया जॉइंट प्रॉपर्टी। अब आप कह रहे हो कि नहीं, आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो अमानत में खयानत की बात हो गई। लेकिन लेकिन ट्रंप ने सर बढ़िया काम किया। कल आपने वीडियो देखा है ट्रंप का, और उसका कैप्शन पढ़िए आप सब जरा। वो जो वेनेजुएला वाले बाहर भगाए हैं उसने पकड़ पकड़ के, प्लेन में भर के लेके गए उसे, कोर्ट ने स्टे दे दिया वहां, किसी कोई कोर्ट ने। तो व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी करा कि इतना बड़ा काम हो रहा है, सिंगल जज के कहने पे हम इस काम को रोक देंगे। सारे घुसपैठियों को प्लेन में भरा और अल सल्वाडोर छोड़ाए। वो वीडियो देखिए सर आप, कितना गजब का डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है, फेसबुक पे देखा है मैंने। और उसमें लिखा है कि ये सारे वही हैं जो इस देश में आग लगाने के लिए जो बाइडेन के समय सारे लेफ्टिस्टों ने यहाँ पे भरे थे। इन सबको भर के भेज देंगे। अब वेनेजुएला ने तो लेने से मना कर दिया, तो एल सल्वाडोर वाले से बात करी और वहां पे ले जाके कि आप अपनी जेल में बंद कर दो इन्हें। क्या मतलब, एक गजब का काम करा डोनाल्ड ट्रंप ने कि साहब नहीं, कुछ नहीं, कोई कोर्ट वोट कुछ नहीं, कोई स्टे विस्टे नहीं है। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि एक कोर्ट ने कह दिया तो भाई ये काम नहीं होगा, फिर हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। उसने कहा कि इतने जज का फैसला है, प्लेन को उड़ा दो यहाँ से। प्लेन उड़ के पहुंच गया वहां। बड़ा शानदार वीडियो है। ऐसे पीछे हथकड़ियां लगा रखी है, उन्हें धक्के मार मार के निकाल रहा है सबको, पुलिस वाले। ऐसे यहाँ से भी धक्के मार मार के निकाले जाने चाहिए। ऐसा होना चाहिए सर, ऐसे ही होना चाहिए। फिर आने की यहाँ हिम्मत ही नहीं करेगा कि कोई 200-400 लोगों को भी ऐसे भेज देना और उनका वीडियो जारी कर दें, फिर नहीं आएगा कोई। ठिकाने आ जाएगी अकल कि भैया वहां तो अब उल्टा काम शुरू हो गया। जो आने की सोच रहा होगा वो भी मैंने कैंसिल कर देगा, और जो यहाँ रह रहा होगा वो भागने की सोचेगा। बिल्कुल सही बात है। हम्म। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। जी सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।